विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के रेप्लिकेशन पर विचार किया जाएगा। रेप्लिकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए। आप लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर की ओर जो लेफ्ट साइड में आप एक तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया गया है और एक एरो है, वह डीएनए से निकल के फिर डीएनए की ओर जा रहा है। तो डीएनए से डीएनए की बनने की घटना ही रेप्लिकेशन कहा जाता है। और डीएनए रेप्लिकेशन का कार्य कहाँ होता है? तो इट अकर्स इन इंटरफेज के एस फेज। सेल साइकिल के इंटरफेज के एस फेज में इसका सिंथेसिस होता है। तो देखिए, डीएनए के नीचे वाली जो तस्वीर है, यह आपको एक सेल साइकिल का चित्र दिया गया है, जिसमें एम फेज में डिवीजन फेज होता है और बाकी पूरे को इंटरफेज कहते हैं। और इस इंटरफेज के एस फेज में G1 S G2 एस फेज जो इसका है, इस एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन और सिंथेसिस होता है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन के तीन रास्ते हो सकते हैं। एक तो ये कि ये डिस्पर्सिव हो, दूसरा ये कि कंजर्वेटिव हो, और तीसरा ये कि सेमी कंजर्वेटिव हो। तो आपको बाएं तरफ जो सबसे नीचे वाला तस्वीर है, इसमें इन तीनों स्वरूप को दिखाया गया है, डिस्पर्सिव और लास्ट में कंजर्वेटिव और बीच वाला सेमी कंजर्वेटिव। छोटा में सेमी कंजर्वेटिव का तात्पर्य बस इतना है कि एक तो ओरिजिनल कंजर्व्ड पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड रहेगा और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। तो एक डीएनए से जब दो डीएनए बनेंगे, तो उन दोनों डीएनए में एक एक तो ओरिजिनल स्ट्रैंड रहेगा पेरेंट वाला, और एक नया बनेगा, इसलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। और यह बात केन के एक्सपेरिमेंट से भी यह प्रमाणित हुआ था, जिसमें नाइट्रोजन 15 आइसोटोप का उन्होंने इस्तेमाल किया और सामान्य N14 दिया गया। एक जनरेशन के बाद उन्होंने देखा कि यह एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनता तो है, पर ठीक एक जनरेशन के बाद इंटरमीडिएट बिटवीन द डेंसिटी ऑफ N15 एंड N14। तो यह स्थापित करता है कि यह सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। और आगे के जनरेशन में जाइए तो डेंसिटी ग्रेडियंट उसी प्रकार से ग्रेजुअली N14 की ओर बढ़ते जाता है। डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों ही स्ट्रैंड पे होता है और इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, बाएं तरफ जो एक प्लास्मिड का चित्र दिया गया है, जहाँ सर्कुलर डीएनए है, कहने का तात्पर्य है, तो वहाँ पर भी दो दिशा में एरो मार्क है, जो यह बता रहा है कि एक तो ये कि दोनों स्ट्रैंड पे होता है यह, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दूसरी पॉइंट है कि इट इज कंटिन्यूअस ऑन लीडिंग स्ट्रैंड एंड डिसकंटिन्यूअस ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। अच्छा, डीएनए का स्ट्रैंड जो है, मदर टेम्पलेट किसे कहा जाएगा? तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का इस्तेमाल होता है डीएनए को बनाने में, तो दोनों ही स्ट्रैंड इसके मदर टेम्पलेट हैं। और उनमें से एक स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है, दूसरे स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ये दाहिने तरफ जो वाई शेप्ड ये स्ट्रक्चर है, जिसको फोर्क कहते हैं, तो इस फोर्क में आप देखें तो एक स्ट्रैंड जो है, इस दाहिने वाले चित्र के बाएं वाला जो साइड का स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और इस पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। और इसी के अपोजिट
जो दाहिने वाले चित्र के ब्लू कलर का है, दाहिने वाले चित्र के दाहिने जो स्ट्रैंड दिख रहा है जहाँ सिंथेसिस हो रही है, तो यहाँ 3 टुकड़ों में ये हो रहा है। एक येलो से मार्क है और दूसरा जो है वो ब्लू टाइप से बैगनी कलर से डिफ्रेंशिएट है, बीच में गोला वहाँ पर जा रहा है और तीसरा हरा वाला के पहले। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर फ्रैगमेंटेड वे में सिंथेसिस हो रहा है, तो इसलिए इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और इस पर फ्रैगमेंट में इसका सिंथेसिस होती है और प्रत्येक फ्रैगमेंट को ओकाजाकी थ्रेड के नाम से जाना जाता है। 1 प्राइमर आरएनए ऑन लीडिंग एंड मेनी ऑन लैगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्ड। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए की क्या ज़रूरत है। एक प्राइमर आरएनए शुरुआत करता है डीएनए के रेप्लिकेशन का। तो ये जो प्राइमर आरएनए है, यहाँ चित्र पर दाहिने साइड वाले चित्र में लाल रंग से दिखाया गया है, जो दोनों स्ट्रैंड पे आ रहा है। और यह आरएनए प्राइमर चूँकि कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है लीडिंग स्ट्रैंड पे, इसलिए एक ही आरएनए प्राइमर लगा हुआ है, परंतु जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें टुकड़े टुकड़े में ये सिंथेसिस होती है, इसलिए 2 स्थान पर कम से कम यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है आरएनए प्राइमर। तो हर स्ट्रैंड जहाँ जहाँ से सिंथेसिस होगा डिसकंटिन्यूअस, उन प्रत्येक जगहों पे पहले एक प्राइमर आरएनए लगेगा और उसके बाद वहाँ पर सिंथेसिस आगे बढ़ेगी। Origin of replication is a place from where process begins. It has consensus sequence. अब यहाँ पर जो बाएं तरफ नीचे वाला तस्वीर है, यह एक प्लास्मिड का तस्वीर है और जिसमें कि ORI लिखा हुआ है। यह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ओरी पर ही यह रेप्लिकेशन का कार्य प्रारंभ होता है। प्री प्राइमिंग, प्राइमिंग की गतिविधियाँ और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनना, ये सब कार्य ओरी से ही शुरू होता है। सबसे पहले ओरी अनवाइंड होता है और यहाँ से प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो यह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है। यही रेप्लिकेटर है, यहीं से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब कुछ छोटा में देखा जाए कि क्या क्या इसमें बातें हैं, तो ए रेप्लिकेशन फोर्क इज फॉर्म बाय द ओपनिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो ओरी मैंने गोले वाले प्लास्मिड में बताया था, उस ओरी वाले स्थान पर ही ओपनिंग होगा, अनविंडिंग, और वहाँ पर रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण होगा। हेलिकेज सेपरेट्स द डीएनए स्ट्रैंड। हेलिकेज नाम का जो एंजाइम है, यह डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। पर याद रखें, हम लोग ये चीज़ें प्रोकैरियोटिक के संदर्भ में देख रहे हैं। तो ये जो डीएनए बी है, यह हेलिकेज की गतिविधि दिखाता है, मतलब इट हैज एबिलिटी टू अनवाइंड दी डीएनए स्ट्रैंड। तो ओरी पे अनवाइंड करने का काम डीएनए बी करा। तीसरा पॉइंट है आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड। उसके बाद आरएनए प्राइमर डीएनए के सिंथेसिस के पहले आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है, तो यह आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होगी। एंड इज इलोंगेटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए प्राइमर बनता है आरएनए पॉलीमरेज के प्रभाव में या प्राइमोजोम के प्रभाव में, तो यह इलोंगेट होता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, ताकि डीएनए का स्ट्रैंड वहाँ बनना शुरू हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली, वेयर एज ऑन लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसाइज इन शॉर्ट स्ट्रेचेज। ये पहले भी बात हो चुकी है। द डीएनए फ्रैगमेंट आर ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज। अब देखिए, यहाँ पर एक रेप्लिकेशन फोर्क बना है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की यहाँ ओपनिंग करी गई है और यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड सामने आया। यहाँ पर प्राइमर लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस,
और यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल बोथ। यहाँ पर बाई डायरेक्शनल दिखाया जा रहा है, यह दोनों तरफ की ओर जा रहा है, ब्लू त्रिभुज का जो मार्क है उसके द्वारा दोनों तरफ ओपनिंग करते हुए आगे बढ़ेगा। इसमें आप ओकाजाकी थ्रेड भी विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे आपको डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस का भी पता चल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस का भी और डायरेक्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड का भी पता चल जाएगा। देखिए जैसे ऊपर में दाहिने तरफ 3 है तो बाएं तरफ 5 होना चाहिए, और उसके नीचे वाला जो है बाहरी ब्रैकेट तो वहाँ पर इधर 3 है तो उधर 5 है। इसी तरह अंदर में देख लीजिए जो सिंथेसिस हो रही है, एक में 3-5' हो रही है और दूसरे में 5-3 हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है एक चित्र के द्वारा इस चीज़ को अब ये प्रक्रिया को यदि छोटे में यह जानने का प्रयास किया जाए कि कितने भाग का मिल के बना होता है, तो इट में कंसिस्ट ऑफ प्री प्राइमिंग, प्राइमिंग, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन तो सामान्य है, ये होगा ही, पर प्री प्राइमिंग और प्राइमिंग भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ स्टेज के रूप में दिखाने या पॉइंट वाइज इसे रखने का प्रयास किया गया है। तो प्री प्राइमिंग द सेट ऑफ एक्शन ऑफ ओरी ओपनिंग, अनवाइंडिंग स्ट्रैंड एंड स्टेबिलाइजेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड इज प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स। तो जो गतिविधि होगी शुरुआत कहाँ से होगा, तो पता है ओरी से शुरू होगा। अब ओरी का अनवाइंडिंग, स्ट्रैंड की अनवाइंडिंग, एसएसबी प्रोटीन के द्वारा स्टेबिलाइजेशन सिंगल स्ट्रैंड का, जब इतना कार्य हो जाता है तो इसे प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं या प्री प्राइमिंग हो गया। तब आया प्राइमिंग का सवाल। द ओपनिंग एंड स्टेबिलाइजेशन प्रोसीड टू प्राइमर आरएनए फॉर्मेशन। अब क्या होगा, वहाँ प्राइमर आरएनए फॉर्मेशन होगा, कॉल्ड प्राइमिंग, एज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका मतलब जब उस पर प्राइमर आरएनए का निर्माण हो जाएगा तब इसे प्राइमिंग कहते हैं। और प्राइमर आरएनए का निर्माण किससे होता है, तो प्राइमेज के प्रभाव में होता है, परंतु कई जगह पे आरएनए पॉलीमरेज का भी इस्तेमाल होता है। प्रोकैरियोट में ही दोनों है। ई कोलाई का एक प्लास्मिड है, उसमें प्राइमेज का इस्तेमाल होता है और अधिकतर जगहों पे आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल होता है। इनिशिएशन, डीएनए स्लाइडिंग क्लैम्प, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ते जाएगा ओपन सिंगल स्टैंडर्ड स्टेबलाइज्ड कंडीशन वाले स्ट्रैंड पे, और वहाँ पर वह डीएनए पॉलीमराइजेशन के प्रभाव में उसका पॉलीमर बनाता चला जाएगा। तो इसे डीएनए स्लाइडिंग क्लैम्प कहते हैं। इसे स्लाइडिंग रिंग भी कह सकते हैं। आप देखिएगा यह रिंग के प्रकार का होता है। तो डीएनए स्लाइडिंग क्लैम्प लोडेड यूजिंग एटीपी का यूज करके डीएनए स्लाइडिंग क्लैम्प दोनों स्टैंड पे लोड होता है और इसमें मैच मेकर सहयोग करता है। इट इज फॉलोड बाय एसोसिएशन ऑफ कोर एंजाइम विथ B2 बाउंड डीएनए रिजल्टिंग इन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। पॉलीमरेज 3 के अनेक पार्ट हैं, Y1, DL1, DL1 के 2 मालिक्यूल X और Y, इस तरह से ये सभी रोमन लिपि में लिखे हुए रहेंगे। तो ये आपको डीएनए पॉलीमरेज के जो कंपोनेंट्स देखेंगे तो वो किताब में उस लैटिन भाषा में दिए रहेंगे, उसे यहाँ सरल करने का प्रयास किया गया है जो लैपटॉप में प्रिंट टाइप का उपलब्ध रहा है। इलोंगेशन इज पॉलीमराइजेशन एंड गो ऑन एडिंग न्यूक्लियोटाइड इन कॉजिंग इलोंगेशन। इलोंगेशन की प्रक्रिया में पॉलीमराइजेशन होते जाएगा और न्यूक्लियोटाइड्स वन आफ्टर द अदर ऐड होते चले जाएंगे और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होगा और तब फिर टर्मिनेशन में बांटा जाएगा। द टर साइट अपोजिट ऑफ ओरी, जहाँ पर उस सर्कुलर डीएनए में ओरी था ठीक उसके अपोजिट टर साइट होता है एक वाइट जोन, टर्मिनेशन जोन उसको कहते हैं।
तो इस जोन पर जब डीएनए बी आता है तो उसे यह इनहिबिट कर देता है एंड स्टॉल रेप्लिकेशन फोर्क, और रेप्लिकेशन फोर्क को रोक देता है। यह हो जाता है टर्मिनेशन। इसके बाद इसमें एक और चीज़ डाला जा सकता है, रेगुलेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। खैर आगे देखा जाए। ये देखिए यहाँ पर स्लाइडिंग क्लैंप, जो रिंग के जैसा मैं बता रहा था, वो ये स्लाइडिंग क्लैंप यहाँ पे बनाया गया है, और डीएनए ए और डीएनए बी और मदद करने के लिए डीएनए सी, ये चीज़ें रहती हैं। डीएनए सी हट जाता है और डीएनए बी लोड हो जाता है। तो ये आगे हम लोग इसे फिर देखेंगे। अब देखिए ये चीज़ बताया गया यहाँ के 4 स्टेज में बना हुआ है। स्टेज 1 में ऊपर देखिए तो ई कोलाई लिखा है, कहाँ से शुरू होगा, उसके नीचे लिखा हुआ है ओरिसी, और इनिशिएट कौन करेगा, तो डीएनए ए इनिशिएटर है, और उसके बाद डीएनए बी आएगा, और डीएनए बी को वहाँ पर लाने में लोडर का काम कौन करेगा, तो डीएनए सी करेगा। लोड करने का काम डीएनए सी करेगा। अब देखिए ओरिजिन डीएनए कहाँ से शुरू होगा, तो ओरी पर, ई कोलाई में। इनिशिएटर कौन रहेगा प्रक्रिया का, तो डीएनए ए, और हेलिकेज का काम कौन करेगा, माने अनवाइंड कौन करेगा, तो डीएनए बी करेगा, और लोडर का काम कौन करेगा, डीएनए सी करेगा। तो ये एक स्टेज दिखाया गया कि ये बुनियादी तौर से क्या क्या काम करते हैं। अब स्टेज 1 में देखिए डीएनए बी है, इसके 1 मालिक्यूल नहीं 6 मालिक्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और एपी के साथ आएगा या उससे बाइंड होके स्टेज 2 आ गया। देखिए डीएनए बी 6 और एपी यहाँ से जुड़ गया। अब इसमें ओरी पर की जो ये स्थिति है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, और ये देखिए इसमें स्टेज 1 देखिए इधर लास्ट की ओर है। देखिए ये है स्टेज 1। नहीं, ये यही वाला उसके ठीक नीचे वाला ये स्टेज 1 है। यहाँ उधर स्टेज 1 इसलिए लिखा गया है, जिससे मैं कंफ्यूज हुआ कि यहाँ डीएनए इसका स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, और उसके बाद नीचे में देखिए ये स्टेज 3 और यहाँ स्टेज 4 एडजस्ट किया गया है, और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 1 2 3 4। तो स्टेज 1 में ये एपी का यहाँ एडिशन हो रहा है, और डीएनए बी 6 का एपी जो सेकेंड स्टेज है उसमें जुड़ा हुआ दिख रहा है, दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया है। और तब इसमें एओ और ओरी यहाँ पर आके जुड़ रहे हैं, और तब जो थर्ड स्टेज है उसमें डीएनए बी 6 के 2 मालिक्यूल हैं, एक नीचे में है और एक ऊपर में है। ऊपर में वाईपी और नीचे में भी वाईपी। और तब स्टेज 4 आ रहा है, जिसमें कि वाईपी और वाई ए अलग हो जा रहे हैं। वाईपी अलग दिशा में निकल गया, वाई ए अलग दिशा में निकल गया, और तब जो इस अनवाइंड पार्ट है इस पर जो रिमेन बचा रह गया वह देखिए लाल रंग से डीएनए बी, ऊपर में भी 6 मालिक्यूल और नीचे में भी 6 मालिक्यूल है, और यहाँ से अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इस प्राइमिंग की जो प्रक्रिया है वह 4 स्टेज में दिखाने का प्रयास किया गया है। उसी चीज़ को देखिए यहाँ भी रखने का प्रयास किया गया है। ओरिसी, अब कैसे इसका ओपनिंग हो रहा है। सबसे पहले जो दूसरा तस्वीर है ओपन जहाँ पर है पहली बार, वहाँ पर
3 3 6 डीएनए ए लगा हुआ है। उसके बाद देखिए डीएनए बी और डीएनए सी, ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाए, नाम है डीएनए बी सी। और तब यह डीएनए ए की मदद से वहाँ पर लोड हो जा रहा है। और लोड होने के बाद डीएनए सी देखिए यहाँ नीचे वाले के ठीक पहले, सबसे नीचे वाले के पहले ये बाहर निकल जा रहा है। यहाँ पर एटीपी का इस्तेमाल होगा, एडीपी प्लस आईपी हो रहा है, तो यहाँ ऊर्जा लिया गया, डीएनए सी बाहर निकल गया और डीएनए ए और डीएनए बी यहाँ पर रह गया। हरा रंग का जो है वो डीएनए बी है। ये देखिए, अब देखिए ये दोनों स्ट्रैंड पे ये 2 डीएनए बी जो आया था वो यहाँ रह गया। डीएनए सी जो है यह लोडर का काम करता है, यह लोड करने का काम करता है। प्राइमोजोम कॉम्प्लेक्स, अब इसी तरह इसको इस चित्र में भी थोड़ा ठीक से दिखाया है आप लोग को, यह देख लीजिए। डीएनए ए और उसके बाद डीएनए टोपोमरेज, तो ये गिरेज कहा जाता है। डीएनए गाइरेज यह इकोलाई में इस्तेमाल होगा। और यह क्या करता है, तो जब अनवाइंडिंग होती है तो एडजेसेंट एरिया पे टेंशन क्रिएट होता है, टोपोलॉजिकल टेंशन। उस टेंशन को दूर करने का काम डीएनए टोपोमरेज या वो डीएनए गाइरेज का काम है। यहाँ पर डीएनए गाइरेज से मतलब होता है। उसके बाद देखिए डीएनए सी बीच में लगा हुआ है हरे रंग का। और तब जो है आगे जो है ये डीएनए बी दिखाया गया है दोनों पर, यह रह जाएगा लोडिंग के बाद। तो यह प्राइमोजोम कॉम्प्लेक्स। अब देखिए हेलिकेज अनवाइंड्स द स्ट्रैंड। ब्रैकेट में क्या है, डीएनए बी डू दी सेम, डीएनए बी यहाँ ये काम करेगा। एंड हेक्सामेरिक इन नेचर, और 6 इसमें होना चाहिए, तो हेक्सामेरिक नेचर का होगा। एंड नीड्स 6 डीएनए ए और सी ईच, 6 डीएनए ए और सी के मालिक्यूल की जरूरत पड़ता है डीएनए बी को। सी लोडर का काम करेगा। डीएनए गाइरेज इज टोपोआइसोमरेज, रिमूव्स द टेंशन ऑफ अनवाइंडिंग। प्राइमेज क्रिएट्स ए आरएनए प्राइमर, आरएनए पॉलीमरेज डू दी सेम। आरएनए पॉलीमरेज भी ये काम करता है, पर यहाँ पर प्राइमेज करेगा। डीएनए पॉलीमरेज कैन एक्सटेंड दिस स्ट्रैंड बाय एडिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड। DNA reads in 3 to 5 direction and polymerization occur in 5-3 डायरेक्शन। DNA जहाँ रीड होगा 3-5 डायरेक्शन, तो पॉलीमेराइजेशन डीएनए न्यूक्लियोटाइड एडिशन का कार्य किधर होगा, तो 5-3 डायरेक्शन में। तात्पर्य है कि उसके अपोजिट ऑन लीडिंग स्ट्रैंड एंड अपोजिट ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, दस इन फ्रैगमेंट्स। और लैगिंग स्ट्रैंड में उसके अपोजिट होगा और इसी वजह से वह फ्रैगमेंट में बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है आरनेज रिमूव्स द प्राइमर आरएनए। आरनेज नाम का एक एंजाइम है, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह आरनेज जो है यह प्राइमर आरएनए को हटा लेता है। और तब डीएनए पॉलीमरेज 1 fill the gap by adding nucleotide. A ligase seals the region of gap. देखिए यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें काम आने वाले जो एंजाइम हैं उनके बारे में चर्चा किया गया है। शुरुआत हेलिकेज से होता है। यह बताया जाता है कि हेलिकेज हो या डीएनए बी हो, यहाँ पर डीएनए गाइरेज या टोपोआइसोमरेज। प्राइमेज का कार्य बताया गया, डीएनए पॉलीमरेज 3, जहाँ डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ लिखा हुआ है पॉलीमराइजेशन का काम करता है, ये एक्चुअली डीएनए 3 पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज 3। और आरनेज क्या काम करता है, तो प्राइमर आरएनए को रिमूव करता है। और डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, तो फिल द गैप का काम करता है। और लाइगेज उसको सील करने का काम करता है गैप को। ओके, अब देखिए यहाँ पर नोटिस स्लाइडिंग क्लैंप रिंग। स्लाइडिंग क्लैंप कहिए
या रिंग कहिए, ये दो रिंग आप देख रहे हैं, यह एक्चुअली यही डीएनए पॉलीमराइजेशन को आगे की ओर स्लाइड करते हुए बढ़ाते जा रहा है। इस चीज़ को यहाँ नोटिस करने के लिए लाया गया था। और डीएनए ए और डीएनए बी सी तो लोड करके हट जाएगा, तो उनकी स्ट्रक्चर के समय यह दिखाया गया कि इस तरह की स्ट्रक्चर बनते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि ये रिंग जैसा दो स्लाइडिंग स्ट्रक्चर है, यही आगे बढ़ते जाएगा और सिंथेसिस की प्रक्रिया, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया कंटिन्यू होगी। इनिशिएशन। The initiation of DNA replication is mediated by DNA A protein, यह एक प्रोटीन है, that binds to region of the origin known as the DNA box। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में जो एरिया होगा जहाँ पर कि DNA बाइंड होगा 6 मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं DNA बॉक्स। In E. coli there are 5 DNA box, each of which contain a highly conserved 9 BP consensus sequence, जिसका ये यहाँ पे कंपोजिशन दिया है TTAT CCACA। Binding the DNA to this region causes it to become negatively supercoiled. Following this, a region of ori C upstream of the DNA boxes, known as DNA B box, becomes melted. There are 3 of these regions and each is 13 BP long and 80 reach. तो 80 रीच होने से क्या फ़ायदा होता है? विच फैसिलिटेट्स मेल्टिंग बिकॉज लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। जहाँ पर 80 रहेगा एडेनिन और थायमिन का, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है वह 2 होता है, तो वहाँ पर लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यह 13 बेस पेयर अप स्ट्रीम पर जो यह बॉक्स है, तो इसके अंदर 80 रीच है और इसकी ओपनिंग या मेल्टिंग का कार्य सरलता से होता है। Melting of the DNA B box requires ATP which is hydrolyzed by DNA A। तो यह जो मेल्टिंग की कार्य है DNA B बॉक्स का, तो उसके लिए ATP की ज़रूरत पड़ती है और DNA A हाइड्रोलिसिस करता है। फॉलोइंग द मेल्टिंग DNA A रिक्रूट्स द हेक्सामेरिक हेलिकेज 6 DNA B प्रोटीन। DNA B प्रोटीन क्या है? तो ये हेलिकेज की गतिविधि दिखाता है टू अपोजिट एंड्स ऑफ द मेल्टेड DNA। दिस इज, देखिए, DNA A एक प्रोटीन, DNA B दूसरा प्रोटीन। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनके ज्वाइनिंग वाला प्लेस DNA का रहेगा वह DNA A बॉक्स और DNA B बॉक्स कहा जाएगा। वह DNA का पार्ट है और वहाँ DNA B की मेल्टिंग हो रही है, राइट। तो DNA A और DNA B से कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो प्रोटीन हैं ही जो अपना काम करते हैं, लेकिन ये प्रोटीन बाइंड कहाँ करेंगे? तो यह DNA ओरी के DNA पे बाइंड करेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहाँ होगा वहाँ के DNA पे बाइंड करेंगे और उस DNA का डिफरेंशिएशन है कि DNA A बॉक्स जहाँ DNA A जुड़ेगा और DNA B बॉक्स जहाँ DNA B बॉक्स जुड़ेगा। दोनों 6-6 की मात्रा में रहेंगे और इसलिए हेक्सामेरिक होते हैं और ये वहाँ पर जाएंगे और DNA B बॉक्स DNA B पर होने वाले DNA B बॉक्स का मेल्टिंग होगा। दिस इज वेयर द रेप्लिकेशन फोर्क विल फॉर्म। उसके बाद एक वाई आकार का या यू आकार का एक रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण होगा। रिक्रूटमेंट ऑफ हेलिकेज रिक्वायर 6 DNA C प्रोटीन। इसके लिए DNA C प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी जो लोडर के रूप में यूज आता है, बताया जा चुका है। ईच ऑफ विच इज अटैच टू 1 सब यूनिट ऑफ हेलिकेज। अब हेलिकेज यहाँ DNA B समझ लीजिए, क्योंकि DNA B कार्य कर रहा है हेलिकेज का। Once this complex is formed, an additional 5 DNA protein binds to the original 5 DNA protein
to form a 5-DNA dimer. DNA C is then released and the pre-priming complex is complete here. In order for DNA replication to continue, DNA replication स्ट्रैंड पर जो खुला उस पर कंटिन्यू हो, इसके लिए यह जरूरी है कि जो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बना है उसका स्टेबलाइजेशन हो. तो SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA from forming any secondary structure and to prevent them from re-annealing. पुनः जो ओपन हुआ है, अनवाइंड हुआ है, पुनः वाइंड न कर जाए, या अनयूजुअल वाइंडिंग न हो जाए, या कॉइलिंग न हो जाए. तो इसके लिए SSB प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि वहाँ पर बाइंड करता है और उसके सरफेस को कोट कर देता है, जिससे कि ये रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया होगी वो कंटिन्यू होगी. DNA gyrase is needed to relieve the stress by creating negative supercoil created by the action of DNA B helicase. DNA B जब अनवाइंड करता है तो बगल के एरिया में, एडजेसेंट एरिया में टेंशन क्रिएट होता है और उस टेंशन को दूर करने का काम DNA गाइरेज करता है. The unwinding of DNA by DNA B helicase allow the primase, इसे DNA G भी कहा जाता है, and RNA polymerase to prime each DNA template so that DNA synthesis can initiate. प्राइम का मतलब वहाँ RNA प्राइमर का निर्माण करिए ताकि उन पर DNA पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया आरंभ हो सके. ठीक है दोस्तों, ये जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2 लेक्चर में है, उसमें से एक लेक्चर में आज हम लोग इतना तक पढ़ें. अब इलॉन्गेशन से अगले लेक्चर में पढ़ा जाएगा और इसमें 5-5 सवाल जो है वो आप नोट कर लें. पहला सवाल ये है कि DNA का सिंथेसिस या रेप्लिकेशन कहाँ होता है. दूसरा सवाल ये है कि प्रोकैरियोटिक कंडीशन में हेलिकेज के बदले कौन सा प्रोटीन का इस्तेमाल होता है. तीसरा सवाल है कि DNA गाइरेज क्या काम करता है. और चौथा सवाल ये है कि DNA पॉलीमरेज 1 और 3 क्या क्या काम करते हैं. और 5वां सवाल है DNA पॉलीमरेज 3 के कौन कौन पार्ट होते हैं और वो क्या करते हैं. तो ये 5 सवालों का जवाब आप लोग भेजने का कष्ट करिएगा. धन्यवाद.